दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, आज की वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें इस्राइल फिलिस्तीन से जुड़ी ऐसी खबरें हैं जो मुसलमानों की ईमान को ताजा कर देने वाली है। पहली खबर ब्रिटेन से है, जहां पहली बार सीनियर मिलिट्री अफसरों ने प्रधानमंत्री स्टारमर को खत लिखकर इस्राइल से पूरी तरह रिश्ता खत्म करने की मांग की है। अफसरों ने इस्राइल और ब्रिटेन को जमीन आसमान का फर्क बताया और इस्राइल को जालिम देश तक कह दिया। आखिर पूरा मामला क्या है बताएंगे विस्तार से। इसके साथ ही एक ऐसी खबर जो हर मुसलमान के ईमान को और मजबूत कर देगी। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर एक्टिविस्ट ने फिलिस्तीन के हालात देखकर इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्होंने खुलकर बताया कि इस्राइल की कौन सी हरकत यानी इस्राइल ने उनके साथ ऐसा क्या बर्ताव किया जो उसे इस्लाम की तरफ ले आई। दोस्तों इस खबर को मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। और आखिर में तुर्की में हमास प्रतिनिधि मंडल के साथ तुर्की के विदेश मंत्री की अहम मुलाकात जिसके मायने बहुत बड़े हैं। तो बिना समय गंवाए चलते हैं इन बेहद अहम और इंटरेस्टिंग खबरों की तरफ। दोस्तों ब्रिटेन की सेना के 4 सीनियर रिटायर्ड अफसरों ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इस्राइल पर पूरी तरह हथियारों की पाबंदी लगाई जाए और जिन भी डिफेंस कंपनियों का इस्राइल से कनेक्शन है उनके साथ ब्रिटेन का हर तरह का सहयोग तुरंत रोका जाए। द टाइम्स अखबार ने मंगलवार को बताया कि इन अफसरों ने कहा है कि गाजा में सीज फायर होने के बावजूद अब इजरायली सरकार के साथ पहले जैसा कामकाज शुरू करने का बिल्कुल सही वक्त नहीं है। इन अफसरों ने कहा कि सिर्फ हथियार रोकना काफी नहीं बल्कि इजरायली सरकार पर और सख्त पाबंदियां लगाई जानी चाहिए। इस चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में जॉन डेवरल शामिल है जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी में 30 साल से ज्यादा सेवा दी और सऊदी अरब व यमन में ब्रिटेन के डिफेंस अटैचे भी रह चुके हैं, खास तौर पर 9/11 हमलों के दौर में। उनके अलावा एंड्रयू ग्राहम जो यूके डिफेंस एकेडमी के पूर्व डायरेक्टर जनरल रहे हैं, पीटर करी जो रिटायर्ड मेजर जनरल है और चार्ली हर्बर्ट जो अफगानिस्तान में तैनात रह चुके सीनियर आर्मी कमांडर है। उन्होंने भी इस चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं। इन अफसरों ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि इजरायली सेना की कार्रवाई ब्रिटिश सेना जैसे नियमों और सिस्टम के तहत होती है। लेकिन इन रिटायर्ड अफसरों ने साफ कहा कि इजरायल और ब्रिटिश सेना के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। उनका कहना है कि इजरायल ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो बिना फर्क किए तबाही मचाते हैं, जिससे बेगुनाह आम लोगों की बहुत बड़ी तादाद में मौतें हुई और घर, स्कूल, अस्पताल समेत पूरा सिविल ढांचा तबाह हुआ है। अफसरों ने लिखा कि इजरायली जंग से जुड़े अपराधों के सबूत इतने साफ और मजबूत है कि अगर ब्रिटिश सरकार ने अब भी सैन्य सहयोग नहीं रोका तो उस पर इजरायल के गुनाहों में शरीक होने का इल्जाम लगेगा। उन्होंने मांग की कि RAF और ब्रिटेन के ठेके पर उड़ने वाले जहाज किसी भी हाल में इजरायली सेना से जुड़े किसी काम में इस्तेमाल ना हो और हर तरह की मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तुरंत रोकी जाए। दरअसल सितंबर में ब्रिटेन ने इजरायली अधिकारियों को रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज जैसे प्रतिष्ठित सैन्य संस्थान में दाखिले से रोक दिया था। गाजा जंग के दौरान ब्रिटेन पर यह भी आरोप लगा कि वो लगभग रोज गाजा के ऊपर जासूसी उड़ानें भर रहा था जिन्हें सीज फायर के बाद रोक दिया गया। हालांकि गाजा जंग के चलते ब्रिटेन ने कुछ हथियारों की बिक्री पर आंशिक रोक लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद लेबर सरकार के आने के बाद इजरायल को हथियार बेचने की मंजूरी तेजी से बढ़ी। मई में जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच इजरायल के लिए 20 अलग अलग हथियार लाइसेंस मंजूर किए गए, जिनमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट, रडार, टारगेटिंग सिस्टम और विस्फोटक शामिल है। हथियार विरोधी संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ 3 महीने की मंजूरी कंजर्वेटिव सरकार के पूरे 2020 से 2023 के दौरान दी गई कुल मंजूरियों से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के फिलिस्तीन समर्थक एक्टिविस्ट रॉबर्ट मार्टिन जिन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है, कहते हैं कि आज के दौर में फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होने का इससे बेहतर वक्त कभी नहीं रहा। तुर्की के अखबार अनादोलू एजेंसी के मुताबिक मार्टिन ने बताया कि फिलिस्तीन के लिए उनका समर्थन और इस्लाम की तरफ उनका रुझान सालों के एक्टिविज्म और गाजा की नाकेबंदी को चुनौती देने वाली फ्रीडम फ्लोटिला में शामिल होने के अनुभव से बना। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन का मुद्दा उनके जीवन में तब आया
जब उनकी दोस्ती एक फिलिस्तीनी शख्स से हुई, लेकिन शुरुआत में उन्होंने इस्राएल के जुल्म से जुड़ी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पश्चिमी मीडिया और सरकारों की कही बातों पर भरोसा था। अक्टूबर में जब वो फ्रीडम फ्लोटिला का हिस्सा बने तो उन्हें पहली बार अपनी आंखों से यह देखने को मिला कि इस्राएली कब्जे में फिलिस्तीनियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। मार्टिन के मुताबिक इस्राएली सेना ने फ्लोटिला पर हमला किया। दर्जनों नावों ने उनके जहाज को घेर लिया, उस पर कब्जा कर लिया और जबरदस्ती उसे अशदोद पोर्ट तक ले जाया गया। जहाज पर कब्जे के बाद उन्हें और दूसरे एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया गया, जहां माहौल बेहद डराने वाला और आक्रामक था। उन्होंने बताया कि जहाज से उतरते ही उनके सामने भारी हथियारों से लैस सैनिक खड़े थे और हिरासत के दौरान उन्हें शारीरिक, यौन और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। कई बार जबरन कपड़े उतरवाकर तलाशी ली गई और यह सब मजाक उड़ाने वाले अंदाज में किया गया। मार्टिन ने कहा कि यह अनुभव तो बस उस जुर्म की एक झलक थी जो फिलिस्तीनी लोग रोज झेलते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट होने के बावजूद उनके साथ कोई अलग व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनके पास सफेद पासपोर्ट और सफेद नाम था, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का सहारा था, फिर भी उनके साथ बुरा सलूक किया गया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने ना तो कोई दखल दिया और ना ही इस्राएल के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि वो इस्राएल से डरती है। मार्टिन के मुताबिक मदद के लिए आए काउंसलर अधिकारियों ने भी माना कि इस्राएल सबसे मुश्किल देश है जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों से ऊपर खुद को समझता है और बाकी सरकारें उसे जवाबदेह ठहराने से कतराती है। इस्लाम को अपनाने के अपने सफर के बारे में मार्टिन ने कहा कि वो पिछले 15 सालों से मुसलमानों के करीब रहे हैं और उनका अनुभव हमेशा अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि जितने भी मुसलमानों से वो मिले सभी अमन और इंसानियत की बात करने वाले थे और फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन करते थे, बिना हिंसा की बात किए। उन्होंने बताया कि करीब 10 साल पहले उन्होंने पहली बार कुरान पढ़ा था और वो उनकी जिंदगी की सबसे असरदार किताबों में से एक थी। हाल के महीनों में पढ़ाई और सीख के जरिए वो इस्लाम के और करीब आए और आखिरकार उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जब कोई कुरान के मतलब को समझता है, उसकी खूबसूरती, लचीलापन और हर किसी को अपनाने वाली सोच को समझता है, तो हैरानी होती है कि हर इंसान मुसलमान क्यों नहीं है। मतलब उनका कहना है कि दुनिया के हर इंसान को मुसलमान होना चाहिए। मार्टिन ने कहा कि अब जो कुछ उन्होंने देखा है उसके बाद चुप रहना मुमकिन नहीं है और वो इस्लाम और फिलिस्तीन दोनों पर खुलकर बोलते रहेंगे। उनका मानना है कि आज दुनिया भर में फिलिस्तीन के लिए समर्थन और मोहब्बत इस्राएली सरकार और उसके समर्थकों के डर से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी। अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने कहा, फ्री फिलिस्तीन। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर यह बात क्लियर हो जाता है कि इस्राएल जितना भी जुल्म कर ले और दुनिया इस्लाम को कितना ही बदनाम कर ले, लेकिन फिलिस्तीन के हालात और इस्लाम की सच्चाई जानकर लोग इस्लाम अपना रहे हैं। वैसे आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद जरूर लिखें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने बुधवार को अंकारा में हमास के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस हमास डेलीगेशन की अगुवाई खलील अल हय्या कर रहे थे, जो हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य हैं। तुर्की के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में गाजा की मौजूदा स्थिति और वहां के हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। बातचीत के दौरान गाजा शांति योजना के दूसरे चरण को लेकर भी दोनों पक्षों ने अपने अपने विचार रखे। हाकन फिदान ने साफ शब्दों में कहा कि तुर्की हर मंच पर फिलिस्तीनियों के हक की सबसे मजबूती से वकालत करता रहेगा। उन्होंने हमास डेलीगेशन को यह भी बताया कि तुर्की गाजा में तबाही के बाद लोगों के लिए घरों की जरूरतें पूरी करने और इंसानी मदद पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। वहीं हमास प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि उन्होंने संघर्ष विराम से जुड़ी सभी शर्तों का पालन किया है, लेकिन इसके बावजूद इस्राएल लगातार गाजा और वहां के लोगों पर हमले कर रहा है। हमास का कहना है कि इस्राएल जानबूझकर ऐसा रवैया अपना रहा है ताकि शांति योजना के दूसरे चरण में जाने से रोका जा सके। डेलीगेशन ने यह भी बताया कि गाजा में जिन ट्रकों को दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है, उनमें से करीब 60% ट्रक सिर्फ व्यापारिक सामान लेकर आ रहे हैं, जबकि इंसानी मदद अब भी जरूरत से बहुत कम है। उन्होंने कहा कि गाजा में खाने पीने की चीजों, दवाइयों, रहने के इंतजाम,
शेल्टर सामग्री और ईंधन की भारी कमी बनी हुई है। बैठक में फिलिस्तीनी गुटों के आपसी सुलह के प्रयासों और वेस्ट बैंक की स्थिति पर भी चर्चा हुई। बातचीत के दौरान वेस्ट बैंक में इस्राएल के तौर तरीकों को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया गया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया।